बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन, कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान मिट्टी से जुड़े होते हैं और मिट्टी से सोना उपजाते हैं और अपनी मेहनत से संसार का पेट भरते हैं। मौसम का बदलते मिजाज देखते ही अपने कार्य में जुट जाते हैं जिससे उनकी खेती और किसानी खराब ना हो। इसीलिए हम अपने किसान भाई बहनों की हर वो मदद करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके और आसान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिंचाई की समुचित व्यवस्था हेतु राज्य में चलाई जा रही है जल निधि योजना। पशुओं में कृमि का इलाज समय पर करवाएं। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर वीडर। कृषि पशुपालक एवं सहकारिता विभाग के भूमि संरक्षण विभाग द्वारा राज्य में कृषकों को सिंचाई एवं जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल निधि नामक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत मानसून पर किसानों को निर्भरता कम कर बहुफसलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई जल की समुचित व्यवस्था की जानी है। पशुओं में एक बीमारी लगती है कृमि की। पशु में कृमि हो जाने की स्थिति में कमजोरी, अरुचि, दस्त के अलावे उत्पादन में कमी आना इत्यादि समस्याएं आती है। उचित समय पर कृमि का इलाज नहीं होने से पशुओं की जान तक जा सकती है। कृमि के लक्षण होने की स्थिति में अल्बेंडाजोल नामक दवा देना लाभकारी होता है। साथ ही पशु चिकित्सक से सलाह भी लें। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये टमाटर के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। टमाटर की फसल लगाने के इच्छुक किसान इस किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। किस्में गुणवत्ता युक्त और बेहतर उपज देने में सक्षम है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा, अर्का आलोक ये सभी टमाटर के प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। ये प्रभेद मुख्य रूप से खरीफ में लगाने योग्य होते हैं। इनके बुआई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर भूमि में प्राप्त होता है। सिंचाई, निकाय और आवश्यक उर्वरकों के प्रयोग से इन ये प्रभेदों द्वारा प्रति हेक्टेयर टमाटर 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल लगा रखी है उसमें वर्तमान अवस्था में रस चूसने वाली सफ़ेद मक्खी लगने की संभावना रहती है, जो कि पत्तियों का रस चूसकर फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए फसल पर इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा 0.3 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर 3 से 4 दिनों के अंतर पर फसल पर छिड़काव करना लाभदायक होता है। छोटे खेत, बगीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर वीडर। मोटर चालित ये मिनी पावर वीडर बहुत ही कम समय में खेत की बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर वीडर कहते हैं। ट्राली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बगीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत के जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही, परंतु जाते समय आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें। अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, मौसम का हाल जाना, कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम तुरंत आते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी पहली जानकारी है आप सबके लिए अरहर फसल की देखभाल कैसे करें। अरहर दलहनी फसलों में सबसे मुख्य फसल है। भारत में लगभग सभी जगह इसकी सफलतापूर्वक खेती की जाती है। बहुत जगह इसकी खेती मक्का और कपास के साथ भी की जाती है। तो आज हम जानेंगे कि अरहर फसल की देखभाल कैसे करें। चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर P भावना से और हमारे सहयोगी हैं राकेश चंद्र गुप्ता जी और लेते हैं जानकारी। दलहनी फसलों में अरहर का विशेष स्थान होता है। अरहर की दाल में लगभग 20 से 21% तक प्रोटीन पाई जाती है, लिहाजा इसकी बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा मांग होती है। ऐसे में किसान अरहर की खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।
लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि फसल की उचित देखभाल की जाए। अरहर की खेती के लिए बलुई दोमट एवं दोमट भूमि अच्छी होती है, परंतु इसकी खेती हर प्रकार की भूमि में की जा सकती है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ जल निकासी का उचित प्रबंध हो। पोषक तत्व देखते हैं तो ये सबसे आगे में रहता है। तो अगर हम देखेंगे तो भारत देश में लगभग पहला स्थान में है। हमारा भारत देश विश्व में अरहर का प्रोडक्शन एंड एरिया दोनों में पहले स्थान में है, और झारखंड भी 6वां स्थान में है, माने 6th पोजीशन में है झारखंड पूरा देश में। तो हम लोग किसान भाइयों, अरहर तो आप लगाते हैं जैसे आपका धान लगाते हैं उसका मेड़ पे भी अरहर लगाते हैं, और अरहर के साथ जैसे आपका मड़ुआ हो गया है और मक्का हो गया है और जोवर हो गया है, बाजरा हो गया, इन सब के साथ भी आप लगाते हैं। तो ये सब आप लगाने से हम लोग का जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाता है, और ये जो प्रोडक्शन के बाद अगर लेके जाएंगे तो अरहर हमारा भारत देश में लगभग 1000 kg प्रति हेक्टर हमको मिलता है। तो इसको हमको ज़्यादा करना चाहिए, तो तब हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। इसके लिए हम लोग को वैज्ञानिक तरीक़ा से खेती करना चाहिए। अरहर की खेती करते समय स्थानीय उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए जो कि मिट्टी और जलवायु के अनुकूल हो। साथ ही कीटों तथा बीमारियों के लिए प्रतिरोधक किस्मों का होना बहुत ज़रूरी होता है। अरहर के बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य कर लेना चाहिए। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि कृषकों में आमतौर पर यह धारणा है कि दलहनी फसलों में जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि इन फसलों की जड़ें मूसला होती हैं जो कि काफ़ी गहराई तक जाती हैं। इन जड़ों में लाखों की संख्या में लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं। पहले हम लोग को किस्म जो है चुनना है। किस्म कौन सा चुनना है? हम लोग अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में जा रहे हैं, अरहर में हम लोग का 2-3 तरीका का ड्यूरेशन का है। जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया वो सबसे लंबा चलेगा, 9 महीना तक चलेगा। मीडियम ड्यूरेशन हो गया वो 6 महीना तक चलेगा, और शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया वो लगभग 90 दिन में आपको फसल आ जाएगा। तो हमको पहले किस्म को चुनना पड़ेगा। जैसे हम अगर मोनोक्रॉपिंग में जा रहे हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन में जा सकते हैं। अगर रबी में जा रहे हैं तो फिर भी हम लोग विंटर को जो सह सके, जो जाड़ का मौसम को सह सके, उस तरह का किस्म को लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग का जो किस्म है लॉन्ग ड्यूरेशन में, बहार हो गया है, आशा हो गया है, बिरसा अरहर 1 जैसे BAU से निकला हुआ है, ये अरहर 1 बिरसा अरहर 1 हो गया। ये सब आपको लगभग 200 से लेके 250 दिन में आपको तैयार होता है, और इसका उपज भी लगभग 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर आपको मिलता है। आपका आशा मीडियम हाइट में आता है, और इसका ब्रांचिंग भी कॉम्पैक्ट ब्रांचिंग आता है। और इसके बाद वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में इक्रिसैट से जो रिलीज़ हुआ है आपका कुछ वैरायटी से, ये 90 दिन में तैयार हो जाता है, और ये लगभग 4 फीट का हाइट में ही रहता है, ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ता है। जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन में लगभग आपको 8 फीट तक हाइट बढ़ता है, मगर शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको 4 फीट ही हाइट बढ़ता है, और इसका उपज भी लगभग 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर आपको मिलता है। जिनकी समुचित वृद्धि के लिए आवश्यक है कि खेत की मिट्टी भुरभुरी और हवादार रहे, जिससे जीवाणुओं को समुचित ऑक्सीजन मिल सके तथा उनकी सक्रियता बढ़ सके। ध्यान रखें कि रासायनिक खाद की अनुशंसित मात्रा ही फसल में डालें। जानकार कहते हैं कि कृषकों को अरहर की खेती से उत्तम पैदावार के लिए खेत की अच्छी तैयारी, उन्नत किस्मों का चुनाव, समय पर बुआई तथा संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों के उपयोग के साथ साथ अरहर की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण करना भी आवश्यक है। इसका सीड ट्रीटमेंट जो बीजोपचार बोलते हैं अरहर में ज़रूर करना चाहिए। बीजोपचार करने के लिए हम लोग को राइजोबियम कल्चर और PSB कल्चर दोनों को मिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो नत्रजनी जो फिक्स करता है वो बैक्टीरिया इसका जड़ में रहता है। इसके लिए हम लोग अगर पहले से ही राइजोबियम कल्चर से ट्रीटमेंट करेंगे तो जल्दी इसमें नत्रजनी का फिक्स करने का तरीका शुरू हो जाता है। तो ये सावधानी रखना चाहिए। और जो फफूंदीनाशक जो फंगिसाइड्स बोलते हैं उसको कार्बनडिजम और थायराम दोनों को 2+1 रेशियो में आपको सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, तब आपका फसल अच्छा आएगा।
और जैसे झारखंड में आप पहले बोले हैं कि हमारा पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए अरहर ज़्यादा भी पानी जैसे वाटर लॉगिंग जो कंडीशन होता है वो सह नहीं सकती है। तो इसीलिए आप अगर मेड बनाएंगे, रिज एंड फरो मेथड जो बोलते हैं, उस तरीक़ा से आप करेंगे तो जल का निकालना आसान हो जाता है। और ये रो टू रो स्पेसिंग आप लगभग 60 सेंटीमीटर रख सकते हैं और पौधा के पौधा का दूरी लगभग 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं। खरपतवार नाशक पेंडिमिथालिन 0.75 से लेकर 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर बुआई के बाद और अंकुरण से पहले प्रयोग करने से खरपतवार नियंत्रित होता है। खरपतवार नाशक प्रयोग के बाद एक निकाई लगभग 30 से 40 दिन की अवस्था पर करना लाभदायक होता है। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि जब भी कीट का प्रभाव और बीमारी के लक्षण दिखें तो उसका समय रहते उपचार शुरू कर देना चाहिए ताकि फसल को नुकसान पहुंचने से पहले बचाया जा सके। वहीं जब पौधों की पत्तियां पीली लगने लगे और फलियां सूखने पर भूरे रंग की हो जाए तब फसल को काट लेना चाहिए। तो जो भी हमारे किसान भाई बहन अरहर फसल की खेती करते हैं उनके लिए जानकारी काफ़ी लाभान्वित होगा। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं लगभग भारत में सभी किसानों के लिए चलाई जाती है। बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, अपनी खेती से अच्छी उपज नहीं पा पाते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में। दर्शकों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबों का स्वागत है। केंद्र एवं राज्य सरकार चाहती है कि हमारे देश के किसान जो हैं आर्थिक रूप से सशक्त हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना भी है हमारे देश के किसान की आमदनी दुगनी नहीं, चारगुनी नहीं, छगुनी बढ़े। और इसके लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी सरकार चला रही है जिससे हमारे देश के किसान खुशहाल हो। तो आइए आज हम जानते हैं दुमका के आत्मा के निदेशक डॉक्टर दिवेश कुमार सिंह जी से कि केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे हमारे किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं और उनके जीवन में खुशहाली आ रही है। सबसे पहले तो किसानों की आय दोगुनी तब होगी जब वो तकनीकी रूप से सक्षम होंगे, उनको तकनीकी ज्ञान उपलब्ध होगा। इसके लिए भारत सरकार आत्मा के माध्यम से सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जिसको सैमी योजना के नाम से जाना जाता है, यह आत्मा कृषि प्रसार कार्य को गति देने के लिए इस योजना के तहत कराती है। जब ज्ञान वर्धन होगा किसानों को तो निश्चित रूप से उनकी आय दोगुनी होगी। उसके बाद भारत सरकार ने किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत हर जिला में जो कुछ NFSM योजना का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें हम दुमका की बात करें या झारखंड की बात करें तो कहीं धान है, दलहन है, उसके बाद फिर मोटा अनाज है, उसके बाद तेलहन है। तो इसमें मुख्य रूप से होता क्या है कि किसानों को जो वैज्ञानिकों के द्वारा नए प्रभेद का चयन हुआ है उस चयन को प्रत्यक्षण के माध्यम से किसानों के बीच में प्रदर्शित किया जाता है और उन्हें प्रेरित किया जाता है कि यह प्रभेद आपके लिए उपयुक्त है, आप इसको खेती के लिए लें। उसमें प्रत्यक्षण में किसानों को 100% अनुदान पर बीज के साथ अन्य उपादान दिए जाते हैं। इन्हीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत किसानों को छोटे छोटे यंत्र पर 50% अनुदान, 40% से 50% अनुदान भी दिया जाता है। तो इससे किसान लाभान्वित होते हैं। जैसे राष्ट्र केंद्र प्रायोजित योजना की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना भी पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है, खास करके झारखंड में, जो झारखंड के लिए बहुत ही उपयुक्त योजना है। जैसा हम सभी किसान भाई जानते हैं कि झारखंड में जो ज़मीन का जो एक स्वभाव है, ऊपर नीचे है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ सिंचाई की व्यवस्था बहुत ही कम है। तो इन व्यवस्था में सूक्ष्म सिंचाई जो योजना है वह कारगर है, कम पानी इसमें लगता है। 90% अनुदान पर भारत सरकार ने किसानों को ड्रिप इरिगेशन, जो टपक सिंचाई विधि कहते हैं या फुहार विधि कहते हैं, या रेनगन इत्यादि कई सूक्ष्म सिंचाई योजना में है, उसको लेकर किसान लाभान्वित होते हैं। और हम सभी किसान बंधु को जानना चाहिए कि जहाँ पानी की किल्लत है, कुआं से सिंचाई करना है
या कम पानी की सुविधा है, ऐसे परिस्थिति में हम सूक्ष्म सिंचाई योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। और इसके लिए किसान हमारे आवेदन देते हैं जिला कृषि कार्यालय में, और जिला कृषि कार्यालय उन किसानों को अनुदान उपलब्ध कराती है और वहाँ पर इस व्यवस्था को स्थापित कराकर लाभान्वित कराती है। डॉक्टर साहब, अगर हम पूंजी की बात करें, किसी भी कार्य को करने के लिए पूंजी महत्वपूर्ण है। पूंजी के अभाव में किसान भाई किसी भी कार्य को नहीं कर पाते हैं, तो सरकार पूंजी के लिए केसीसी का प्रावधान किया है। तो अगर वैसे किसान जिनके पास पूंजी की कमी है वो केसीसी लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या प्रावधान और किस तरीके से ले सकते हैं? किसान भाई, आपको जानकर खुशी होगी, खास करके झारखंड सरकार पूरा बृहत रूप से प्रयास कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय कृषि मंत्री महोदय के द्वारा किसानों को और विभागीय कर्मी को ग्रामीण स्तर पर रूट लेवल से ही प्रयास उन्होंने करवाना किया है। सभी जिलों में जो प्रधानमंत्री जो योजना के द्वारा जो 2000 प्रति वर्ष 2003 महीना पर दिया जाता है, 6,000 रुपये प्रति वर्ष, वैसे किसानों को पहले चिन्हित किया गया। अब कोई भी किसान जो हमारे किसान हैं उनको भी केसी से आच्छादित कराना है। पहले तो आवेदन प्राप्त करवाया गया, फिर संबंधित बैंक में दिया गया, और फिर किसान को आप ये जाने जो जिला का जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जैसे हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन या जो करते हैं कमेटी निर्णय करती है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के आधार पर, जैसे मक्का के लिए अलग है, धान के लिए अलग है, सब्जी के लिए अलग है, यहाँ तक आप तो मत्स्य के लिए भी पशुधन या पशुपालक को भी किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का पूरा निर्णय है और किसान को मिल रहा है। तो इसमें होता क्या है कि किसान, यदि किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लेते हैं और समय पर किसान बैंक को ऋण वापस कर देते हैं, तो किसान भाई को यह जानने की आवश्यकता है कि मात्र 1% इंटरेस्ट आपको देना होता है। कुल 7% जो इंटरेस्ट होता है, तो उसमें समय पर अदायगी करने के बाद 3% राज्य सरकार माफ़ करती है और 3% केंद्र सरकार माफ़ करती है। तो मात्र 1% पर किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित होते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया केसीसी के बारे में, किस तरीके से किसान भाइयों को जो है केसीसी का लाभ मिल रहा है और वो खेती कर रहे हैं। पूंजी के बाद सबसे प्रमुख आपने जानकारी की बात कही। जानकारी नहीं रहने से भी किसान पूंजी रहने के बाद भी कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम दक्षता कहते हैं, तकनीकी दक्षता कहते हैं। तकनीकी दक्षता के लिए सरकार क्या कार्यक्रम चला रही है ताकि जिससे हमारे किसान भाई तकनीकी रूप से दक्ष हो जाएं और खेती वैज्ञानिक तरीके से कर पाएँ? किसान भाई, आप जाने सरकार का निरंतर प्रयास होता है, वो तकनीकी दक्षता हासिल करने के लिए आप सभी को जानने की आवश्यकता है कि जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिला स्तर पर आत्मा का कार्यालय है, प्रखंड स्तर पर आत्मा का इकाई, जहां पर कि प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, और राज्य का जो कृषि विभाग का जो इकाई है जनसेवक, जो अभी पूरे कृषि विभाग का वह अंग हो गया है। सरकार के प्रयास से क्या सरकार ने निर्देश दी है कि आप जो जनसेवक हैं, प्राथमिकता पहले कृषि कार्य से होगा, और ऐसे कई ऐसे हमारे प्रसार कर्मी हैं जो किसानों को जमीनी स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर उन्हें दक्ष करने में लगे हुए हैं। और इसके लिए सरकार कृषक गोष्ठी, प्रक्षेत्र दिवस, ग्रामीण स्तरीय प्रशिक्षण, जिला स्तरीय प्रशिक्षण, राज्य के अंदर प्रशिक्षण, राज्य के बाहर प्रशिक्षण, किसान मेला इत्यादि कई ऐसे कार्यक्रम अन्य योजनाओं के माध्यम से, जैसे सेमी योजना का तो ये कार्य ही है, प्रसार कार्य, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से। उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में भी कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला का संचालन होता है, फिर प्रक्षेत्र दिवस होता है, और उसके बाद कई ऐसे कार्यक्रम हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे ग्रामीण स्तर के जो प्रसार कर्मी, जैसे किसान मित्र हैं, हमारे जनसेवक हैं, हमारे और कई प्रगतिशील किसान हैं, उन्हें जिला पर बुलाकर हम 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण या फिर गैर आवासीय प्रशिक्षण उनको दक्ष करने के लिए सरकार करवाती है।
आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियां आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। हमारी पहली जानकारी थी अरहर फसल की देखभाल कैसे करें, वहीं हमारी दूसरी जानकारी थी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं के बारे में। अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो हमें देने के लिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।